जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम MPPAT की क्वेश्चन की सारी सीरीज चला रहे हैं। तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका MPPAT का। आपको पता है कि अब जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको पता है बाष्पोत्सर्जन से आपको जो है ट्रांसपेरेंट जो आपका चैप्टर है इससे रखे हुए मिलते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक अपने लिए ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन है ना। तो इसके हम क्वेश्चन की जो आपकी MCQ क्वेश्चन की सीरीज है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो इसको सॉल्व करेंगे हम, और चारों ऑब्जेक्टिव का जो है एनालिसिस करेंगे, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको जो है इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ पे आप जाकर जो है PDF देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन आए। बाकी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव को भी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है तो एक सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने और भी जो है वीडियोस बना रखी हैं MPPAT को, और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे AG123 के ग्रुप्स में आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका टॉपिक को भी कवर किया है, एग्रोनॉमी उसको टॉपिक को भी कवर किया। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक सॉइल साइंस में इनकी सारी वीडियोस जो है आपको हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके आप जो है देख सकते हो। तो चलिए इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सबसे उत्तम पोटोमीटर माना जाता है ना। सबसे उत्तम किसका पोटोमीटर, आपको पता है बाष्पोत्सर्जन को जो है यानी ट्रांसपेरेंट को गैनान पोटोमीटर से मापा जाता है। तो उसमें भी इन्हें पूछा है कि सबसे बेस्ट पोटोमीटर कौन सा माना जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर इज द बेस्ट पोटोमीटर। तो कौन सा जो है बेस्ट पोटोमीटर माना जाता है, साधारण पोटोमीटर या JC बॉस के द्वारा जो बनाया गया पोटोमीटर था, या गैनान पोटोमीटर था, या जो है फॉर्मर के द्वारा बनाया गया पोटोमीटर था। तो सबसे बेस्ट पोटोमीटर जो अभी तक माना गया है तो वो है फॉर्मर का पोटोमीटर। कौन सा दोस्तों, फॉर्मर पोटोमीटर। याद रखिएगा, फार्मर का इंपोर्टेंट है। कई लोग जो है गैनांग पोटोमीटर को लगा के आएंगे, तो अपने को गैनांग पोटोमीटर को याद नहीं रखना है, अपने को रखना है फॉर्मर पोटोमीटर। अगर गैनान के साथ साथ अगर फॉर्मर पोटोमीटर दिया है तो आंसर अपन क्या लेंगे, फॉर्मर पोटोमीटर लेंगे। इसलिए इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पे भी स्टार लगा रहे। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए। सिर्फ इसमें आपको जो है ट्रांसपेरेंट यानी सारे बाष्पोत्सर्जन, गटेशन और जो है ऑस्मोसिस और जो है डिफ्यूजन, इनके सारे क्वेश्चन अपने को इसमें सॉल्व करेंगे अपन। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और सारा का जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मर का याद रखिएगा, फॉर्मर का जो है सबसे उत्तम पोटोमीटर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है कि बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किसने कहा था कि जो है ट्रांसपेरेंट एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी ये बुराई मानी जाती है बाष्पोत्सर्जन। किसने कहा था भाई, हु साइड दैट ट्रांसपेरेंट इज अ नेसेसरी, किसने कहा था भाई कि जो है बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। तो ये जो आप देख सकते हैं कर्टिस, स्टीवर्ट, एंडरसन या JC बॉस। तो किसने कहा था भाई जो है आवश्यक बुराई है। तो आपको पता है कि 2 टर्म दिए थे, 2 टर्म में याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 टर्म दिए थे ट्रांसपेरेंट में कि 2 टर्म दिए थे। सबसे पहला टर्म दिया था कर्टिस ने क्या कहा था कि बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई, यानी आंसर तो आप समझ गए होंगे, बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। किसने कहा था, ये कहा था अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिक कर्टिस ने। बट एक अपने साइंटिस्ट और हैं जिनने कहा था स्टीवर्ट करके एक साइंटिस्ट है, स्टीवर्ट करके एक साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने भी एक अपना टर्म दिया। इन्होंने कहा कि बाष्पोत्सर्जन एक ना नकारे जाने वाली बुराई है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक टर्म और भी पूछ सकता है कि बाष्पोत्सर्जन एक ना नकारे जाने बुराई है, ये टर्म किसने दिया था। तो याद रखना ये टर्म जो है स्टीवर्ट ने अपने को दिया था, है ना। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और आपको इनके बारे में पता होगा, JC बॉस, इनको अपन जगदीश चंद्र बोस भी बोलते हैं। तो इनके बारे में भी आपने जो है पढ़ा होगा। जगदीश चंद्र बोस आपको पता है कि भारतीय फिजियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। तो अपने को याद रखना है, इंपोर्टेंट है। बट अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पर्णरंध्रों का बंद होना किससे उत्प्रेरित होता है, यानी जो पर्णरंध्र स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं ये किसके द्वारा क्लोज होते हैं। तो आप देख सकते हैं काइटिनेस के द्वारा, या एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, या जिब्रेलिक एसिड के द्वारा, या इंडोल एसिटिक एसिड के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है आपके ये जो है पर्णरंध्र बंद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पे भी स्टार लगाएं कि पर्णरंध्र बंद होते हैं कौन सा जो है अम्ल जो है
प्रेरित करता है पर्णरंध्रों को बंद होने में। तो आपको पता है कि आपका जो एब्सिसिक अम्ल है जिसको अपन ABA बोलते हैं, तो ये जो आपका एब्सिसिक एसिड है ये पर्णरंध्र यानी जो आपके बाष्पोत्सर्जन यानी जो आपको स्टोमेटा है उनकी क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अम्ल माना जाता है। एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज होने में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाता है। और जो आपका जिब्रेलिक एसिड है इसके बारे में आपको पता है कि जिब्रेलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो जिब्रेलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अनुवांशिक रूप से ये क्या करता है कि जेनेटिकली क्या करता है कि ये मटर, आपने मटर के बारे में सुना होगा, ये मटर और जो है मक्के का क्या करता है, मटर और मक्के का अनुवांशिक रूप से बोने पौधे जो होते हैं उनको लंबा करने का काम करता है। याद रखना जिब्रेलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम क्या है कि ये अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली रूप से मटर यानी पीको और मक्का यानी मेज को क्या करता है कि जो ये बोने पौधे होते हैं इनको अनुवांशिक रूप से लंबा करने का काम किसका रहता है, जिब्रेलिक एसिड का। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक टोटली 100 जिब्रेलिक एसिड को खोजा गया। आपको पता है जिब्रेलिक अम्ल को GA3 से प्रदर्शित करते हैं, तो अभी तक टोटली कितने 100 जिब्रेलिक अम्ल को खोजा गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी एक नोट कर लीजिएगा। बाकी इसको जो है स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, बाकी आपकी PAT में प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भाई, है ना, कि जो स्टोमेटा क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है कि भाई वाष्प उत्सर्जन के कारण, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि कम वाष्प उत्सर्जन के कारण वाष्प उत्सर्जन की दर, रेट ऑफ ट्रांसपेरेंट ड्यू टू लो एयर प्रेशर, यानी जो है कम वायु दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है। कम जब वायु दाब होता है तो यानी जो एयर प्रेशर होता है कम होता है, तो उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन को क्या फर्क पड़ता है ये पूछ रहे हैं, यानी ट्रांसपेरेंट को क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे कम हो जाता है यानी ट्रांसपेरेंट जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, या तेजी से कम होता है यानी जो है विल बी डिक्रीज रिपीटेडली यानी तुरंत जो है तेजी से कम हो जाता है, या बढ़ेगा या जो है अप्रभावित होगा। तो याद रखना हमेशा जब भी वायु दाब कम होगा तो जो है अपना ट्रांसपेरेंट बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जब भी जो है ट्रांसपेरेंट बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ये देख सकते हैं कि निम्न में से जमा होने पर वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है। किसके जमा होने पर जो है, जो आपके स्टोमेटा होते हैं, किसके जमा होने पर जो है वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है। आप ये देख सकते हैं द वाष्प फॉर्मेशन यानी जो ट्रांसपेरेंट मिनिमम वन द ट्रांसपोर्टेशन, किसके जो है कम होने, जमा होने से वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेंट की क्रिया क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो वो रहता है आपका सेलुलोज या पैक्टिन या क्यूटिनेज या म्यूसिलेज। तो किसके कारण जो है वाष्पोत्सर्जन जमा होने से कम हो जाता है, तो याद रखना किसके कारण दोस्तों, क्यूटिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूटिन के जमा होने से क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेंट की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगाएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वाष्प उत्सर्जन में पौधे में वाष्पोत्सर्जन करने वाला अंग पूछ रहा है भाई, ट्रांसपेरेंट करने वाला जो है ऑर्गन्स कौन सा है, द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस्ड एवोपोरेशन इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन या एवोपोरेशन की क्रिया होती है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन सा माना जाता है, उपत्वचा यानी एपिडर्मिस, जाइलम या कॉर्टेक्स या फ्लूएम। तो अब जब आपको इन चारों के बारे में पता होगा तब भी आप जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि तुक्का लगाने से तो आंसर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी अपन जो है इसकी पूरी पढ़ के जाएं, इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली करके जाएं, क्योंकि बायोलॉजी में अगर किसी, देखो हमें पता है कि अधिकतर लोगों का क्या रहता है कि भाई जो है PCMB अधिकतर लोगों का कमजोर होता है। कौन सा टॉपिक्स, PCMB अधिकतर लोगों का जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका PC केमिस्ट्री और मैथ्स तो बन जाता है, बहुत सारे को तो बायोलॉजी, इन पे बहुत कम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए चीज है कि आप क्या करेंगे, जो चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा ध्यान दें। जैसे बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ट्रांसपेरेंट, फोटोसिंथेटिक्स या रेस्पिरेशन, ये टॉपिक से बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसको जरूर अवश्य पढ़ के जाएं, क्योंकि जो है टोटली अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो 6 से 8 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से कभी कभी आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने, तो इस टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाएं, है ना। जब आपकी थ्योरीज कंप्लीट होगी तब ये टॉपिक्स बनेंगे अपने से, है ना। अब यही बेसिक क्वेश्चन है कि भाई
पौधे में वाष्पोत्सर्जन करने वाला अंग है, तो कौन सा है भाई? कई लोग जाइलम लगाएंगे, कई लोग कॉर्टेक्स लगाएंगे, कई लोग फ्लोएम लगाएंगे, जबकि ये सब इजीली है। आपको अगर पता हो जाइलम के बारे में, जाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जल के परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के परिवहन यानी पौधे को नीचे से ऊपर तक ले जाने में, परिवहन में कौन मदद करता है? तो जाइलम मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये जो अपना कॉर्टेक्स है, ये बाहरी भाग है। जो पत्तियों में नॉर्मली ये बाहरी भाग होता है। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं ना अपने शरीर में, कैसे ऑर्गन्स होते हैं, कभी हाथ होते हैं, पैर होते हैं, कान होते हैं, आंख होते हैं, तो ये अपने शरीर के अंग होते हैं। इसी प्रकार से जो पौधे में ये कॉर्टेक्स वगैरह अंग होते हैं। और ये फ्लोएम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है भाई? फ्लोएम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि भोजन के परिवहन में काम करता है भाई। जैसे जाइलम आपका जल के परिवहन में मदद करता है, ऐसी जो फ्लोएम है ये आपका भोजन के परिवहन में मदद करता है। फूड के परिवहन में मदद करता है। कौन करता है? याद रखना, फ्लोएम ये भोजन के परिवहन में, ट्रांसपेरेंट में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन सभी को याद रखना। बट पौधे में वाष्पोत्सर्जन करने वाला अंग है तो वो है आपकी बाह्य त्वचा, यानी एपिडर्मिस जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन करने में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन माना जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी भैया अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सिद्धांत से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो जरूर क्वेश्चनों को देखेंगे। बाकी तो लोग मैंने देखा है ग्रुप में क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन ही मांगते रहते हैं, क्वेश्चन दो लगाते कभी है नहीं। मैंने आज तक देखा नहीं किसी ने क्वेश्चन को सबमिट किया है, ठीक है, बस क्वेश्चन मंगाते रहते हैं, क्वेश्चन दो मिल जाता है तो फिर शांत हो जाते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट्स का यही हाल है, वो पढ़ते हैं नहीं, वो उनका क्या रहेगा, वो 100 नंबर पे अटकेंगे, 100 नंबर पे, फिर बोलेंगे अरे सर मैं तो 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, अरे सर ये जो है जनरल कैटेगरी से हूं ना तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ये सब इशू अपने माँ बाप को नहीं बता सकते भाई। ये सब इशू जो फालतू के इशू हैं, इनसे कुछ नहीं होता है भाई, पढ़ना पड़ता है तो पढ़ो शांति से। ये जनरल ST SC OBC ये फालतू के इशू है, ये घर पे बताने वाले इशू है भाई। पढ़ो, फाइट करो, जनरल सीट लो, क्या दिक्कत है भाई? अब जो चीज़ है, जो चीज़ अपन नहीं परिवर्तित कर सकते, जो चीज़ है तो है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए उस पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्टोमेटा के बंद होने की प्रक्रिया की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करता है? कौन सा सिद्धांत स्टोमेटा के बंद, यानी जो स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए सबसे नवीनतम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफर्स अ न्यू एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रोसेस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी जो नई थ्योरी दी गई है स्टोमेटा क्लोज की, तो किसके द्वारा, मतलब कौन सा सिद्धांत है जो इसको व्याख्या करता है? ABA सिद्धांत, या ABA प्रिंसिपल, मुंच प्रिंसिपल, या जो है आपका स्टार्च ग्लूकोज प्रिंसिपल, यानी स्टार्च ग्लूकोज प्रिंसिपल, या आपका ऑप्शन नंबर D में इन्होंने दिया हुआ है कि सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ला भाई। ये सबसे नवीनतम सिद्धांत है भाई, याद रखना। ये कई बार इससे क्वेश्चन उठे हुए हैं भाई इस टॉपिक से, कि सबसे नवीनतम सिद्धांत कौन सा माना जाता है? सबसे जो है ट्रांसपेरेंट में सबसे नवीनतम जो है स्टोमेटा क्लोजिंग में सबसे नवीनतम सिद्धांत माना सक्रिय पोटेशियम सिद्धांत। याद रखना, सक्रिय पोटेशियम सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। ये दिया किसने था? तो दिया 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेविट और फ्यूजन करके, आप लिख लीजिएगा, लेविट और फ्यूजन करके 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? लेविट और फ्यूजन, ठीक है। ये लेविट नाम के साइंटिस्ट, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम आपको पता होगा, एक साइंटिस्ट थे फ्यूजन, ठीक है। लेविट और फ्यूजन करके 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है सक्रिय पोटेशियम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज सक्रिय सिद्धांत भाई किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्लूकोज और स्टार्च और ग्लूकोज सक्रिय सिद्धांत है ये दिया था अपने लोएड और सायरे करके 2 साइंटिस्ट थे। इनको भी दोस्तों लिख लेना, एक लोएड करके साइंटिस्ट थे और एक आपने साइंटिस्ट थे सायरे, इनको लिख लेना। लोएड और सायरे करके 2 साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो है स्टार्च और ग्लूकोज सिद्धांत दिया था, यानी स्टार्च और ग्लूकोज प्रिंसिपल दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का 7 का D आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो है निम्न में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन दर को घटाता है? कौन है भाई जो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपेरेंट की यानी या एवापोरेशन की दर को क्या करता है भाई? घटाने का काम करता है। ट्रांसपेरेंट की दर को क्या करता है? रेट को घटाने का काम कौन सा करता है भाई? वायु वेग में वृद्धि यानी इंक्रीज ऑफ एयर वेलोसिटी, या तापमान में वृद्धि यानी रिज ऑफ टेम्परेचर, या पौधों के द्वारा ऊपर की ओर जल का ग्रहण, यानी प्लांट क्या करते हैं अपने ऊपर की ओर क्या करते हैं? जल को लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर D है आपका प्रकाश प्रखरता में कमी, है डिक्रीज ऑफ लाइट
इंटेंसिटी। तो किससे जो है बाष्पोत्सर्जन दर घटती है भाई, किससे घटती है भाई बाष्पोत्सर्जन दर, किससे प्रभावित होती है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन उससे एक टॉपिक से किया भाई, वायु वेग बढ़ने से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट घटने से क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो इन चीज को सबसे पहले आप क्लियर करके रखिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, अगर यही अपने से नहीं बन रहा है तो और चीज अपने से नहीं बनेगी। तो इन चीज को अपनों को याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि बाष्पोत्सर्जन अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होता है, ये भी कई बार अपने से देखो अपने को क्वेश्चन देखने को नेक्स्ट जो है मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन सीरीज में, कि बाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपेरेंट है सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है आर्द्रता से। लिख लीजिएगा, बाष्पोत्सर्जन या ह्यूमिडिटी जो है सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित होती है तो वो आर्द्रता से प्रभावित होती है। ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है, आर्द्रता से प्रभावित होती है। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए बात है भाई, ठीक है। ह्यूमिडिटी या जो है बाष्पोत्सर्जन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होती है, ह्यूमिडिटी से। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट आंसर है प्रकाश प्रखरता में कमी है, डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी। यानी बाष्पोत्सर्जन की दर घटती है, कब घटती है, जब प्रकाश की प्रखरता में कमी आती है। यानी प्रकाश जब घटता है तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, घटती है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है यानी आर्द्रता अगर बढ़ती है तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, यानी बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, घटता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हवा बढ़ती है यानी जो है एयर की अगर एयर तेजी से बढ़ती है तो क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट, जब एयर बढ़ता है तो ट्रांसपेरेंट बढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, हवा बढ़ने से यानी जब हवा की गति बढ़ती है या वायु की गति बढ़ती है तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट यानी बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बढ़ता है। बट दोस्तों एक स्टेज होती है जब हवा 35 से 40 किलोमीटर यानी जो एयर होती है 35 से 40 किलोमीटर तेज चल रही होती है, तब उस टाइम पे क्या हो जाता है कि एब्सिसिक एसिड निकल के क्या करता है, सिक्रेशन होकर एब्सिसिक एसिड का ट्रांसपेरेंट बंद हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस चीज को अपनों को याद रखें, जब वायु की गति अत्यधिक हो जाती है तो क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, ट्रांसपेरेंट घट जाता है। तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। बट जो है निम्न में से कौन सा बाष्पोत्सर्जन की दर को घटाता है, तो याद रखना प्रकाश की प्रखरता यानी डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी होती है तो प्रकाश जो है बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि बाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद के प्रतिपादक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट कंसेशन स्ट्रीमसिन आर, यानी जो बाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद सिद्धांत है तो ये किसने प्रतिपादित किया था, ये इनके कहने का मतलब है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट सिद्धांत है तो किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना ये सिद्धांत आपका डिक्सन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। डिक्सन जोरी ने तो एक सिद्धांत और दिया था बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत, इसको भी याद रखना। उन्होंने बोला था कि जो है जल क्या करता है, पौधे से जो है 230 मीटर ऊपर तक जा सकता है। कौन से सिद्धांत के कारण, बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने लिए कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड यानी पीएमए है ना, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ये क्या है भाई, एक प्रकार का बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपेरेंट रोधी पदार्थ है। ये कौन कौन सा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड कैसा है, एक बाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ है। तो ये पूछ रहा है कि पीएमए, तो क्या पीएमए का काम क्या है भाई, बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है या प्रकाश संश्लेषण को कम करता है या श्वसन की क्रिया को कम करता है या पौधों को मृत कर देता है, यानी लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपेरेंट, रिड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक्स या रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन या किल प्लांट। तो क्या काम करता है भाई पीएमए यानी फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है बाष्पोत्सर्जन दर को ये कम करने का काम करता है, यानी लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपेरेंट। बाष्पोत्सर्जन दर को कम करने का काम कौन कौन करता है, तो पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का काम करता है। और कौन कौन से जो बाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ तो उनको लिख लीजिएगा दोस्तों। एक तो आपका पीएमए तो हो ही गया, दूसरा हो गया आपका मोम, इनको भी लिख ले दोस्तों, मोम हो गया आपका, ठीक है। मोम के बाद जो है आपका कौन सा होगा, बैक्स हो गया है, अपने बैक्स के बारे में सुनाओ, मोम को ही बैक्स बोलते हैं। CO2 हो गया आपका, ठीक है। CO2 के बाद आपका एस्पिरिन हो गया, सिलिकॉन तेल हो गया। तो ये सभी जो बाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ माने जाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई रंध्रों के खुलने का कारण है, यानी रंध्र जो स्टोमेटा होते हैं इनकी ओपनिंग का कारण क्या है भाई, ये क्यों ओपन होते हैं रंध्र, तो ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको ऑप्शन ए देखा है कि रक्षक कोशिकाओं की स्फीति, यानी जो गार्ड सेल होती है टर्जेट होता है, यानी टर्जेट का मतलब है फूल जाती हैं, तो ये रंध्र खुल जाते हैं। या फिर जो है रक्षक कोशिकाओं का आकार, ये जो गार्ड सेल की साइज मेजर करती है स्टोमेटा ओपनिंग में, ठीक है। रक्षक कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ गार्ड सेल, या जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बोल रहा है कि CO2 में, यानी वायुमंडल की CO2 की मात्रा, यानी ऑड एटमॉस्फेयर में CO2 की अमाउंट। तो क्या डिपेंड करता है भाई जो है स्टोमेटा ओपनिंग में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसका याद रखना, स्टोमेटा ओपनिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, रंध्र कोशिकाओं की स्फीति, यानी गार्ड सेल की टर्जिटी, यानी उनका फूलना, रक्षक कोशिकाओं का फूलना, क्योंकि आपको पता है कि रंध्रों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। रंध्रों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक रक्षक कोशिकाएं और जो है सहायक कोशिकाएं, यानी सब्सिडरी सेल। आपको पता है रक्षक कोशिकाएं अंदर की साइड होती हैं और सहायक कोशिकाएं सब्सिडरी सेल बाहर की साइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। तो रंध्रों के खुलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यानी स्टोमेटा ओपनिंग के लिए रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल का टर्जेट होना, और स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए, तो स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल का क्या होना, सलद यानी फ्लैजेट होना, इनको याद रखना। फ्लैजेट होना किसका इंपॉर्टेंट माना जाता है, फ्लैजेट होना, रक्षक कोशिकाओं का अगर फ्लैजेट है मतलब पिचकी हुई हैं तो क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज होंगे, ठीक है, स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे। और अगर रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल अगर टर्जिट होंगी यानी फूली हुई होगी तो क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि रंध्रों की खुलने व बंद होने की सक्रिय विधि, सक्रिय क्रिया विधि में निम्न आयनों का एकत्रीकरण होता है। अब ये रंध्र अगर खुलते हैं और क्लोज होते हैं तो कौन से जो है किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, कौन से आयन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है स्टोमेटा क्लोजिंग में और ओपन में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है रंध्रों के खुलने और बंद होने में, तो वो है आपका पोटेशियम। आपने एक नियम के बारे में सुना होगा, सक्रिय पोटेशियम सिद्धांत, जस्ट अपन ने पहले ऊपर ही देखा था कि सबसे नवीनतम सिद्धांत माना जाता है स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए, सक्रिय पोटेशियम सिद्धांत, जिसको जो 2 साइंटिस्ट थे लेविड और फ्यूजन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पोटेशियम, अगर आपने सिद्धांत पढ़ा हुआ तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए सबसे सक्रिय विधि जिसमें निम्न आयनों का एकत्रीकरण होता है तो किसका होता है, पोटेशियम आयन का एकत्रीकरण होता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई शुगर व साल्ट की हानि से कौन सी क्रिया उत्तरदायी है, शुगर और साल्ट की हानि के लिए, यानी शुगर यानी शर्करा की और साल्ट यानी खनिज लवणों की। तो शुगर और साल्ट की हानि के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है, विच एक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ शुगर एंड साल्ट, यानी खनिज लवणों के लिए सबसे जो है कौन सी ऐसी क्रिया है जो उत्तरदायी मानी जाती है। बाष्पो उत्सर्जन यानी जो बाष्पोत्सर्जन में जो है खनिज लवण या साल्ट की हानि होती है, गटेशन यानी बिंदु स्त्रावण में साल्ट या जो है शुगर की हानि होती है, या दोनों में ही जो है साल्ट या शुगर की हानि होती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, गटेशन यानी बिंदु स्त्रावण में जो है आपकी शुगर और साल्ट की हानि होती है। क्या होता है कि भाई इन जो आपको पता है बिंदु स्त्रावण क्रिया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो आप ये जानोगे बाष्पोत्सर्जन और गटेशन है क्या। तो जो है बिंदु स्त्रावण की सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया बिंदु स्त्रावण क्या होता है कि ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, इसको याद रखना। बिंदु स्त्रावण किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, यानी रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि जो गटेशन की क्रिया यानी बिंदु स्त्रावण की क्रिया होती है तो ये किसके कारण होती है, जल रंध्रों के कारण। आपने जल रंध्र के बारे में सुना होगा, तो जल रंध्रों के कारण क्या होती है, कभी गटेशन की क्रिया होती है। जल रंध्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, इनको लिख लीजिएगा आप, हाइड्रोथॉट्स। अपने से एग्जाम में पूछ सकता है कि बिंदु स्त्रावण की क्रिया किसके कारण होती है, तो बिंदु स्त्रावण की क्रिया आपकी हाइड्रोथॉट्स के कारण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए कि हाइड्रो यानी जलरंध्र जो बिंदु स्त्रावण होता है एक जलरंध्रों के द्वारा होता है और बाष्पोत्सर्जन जो है रंध्रों के द्वारा होता है। तो ये चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए शुगर और साल्ट की हानि किसमें होती है, गटेशन में होती है, बिंदु स्त्रावण में, ठीक है। ये क्या बिंदु स्त्रावण में क्या होता है, खनिज लवण में सफेद सफेद आप देखोगे तो पत्तियों पे आपको चूर्ण जमा हो जाएगा। जब आप बिंदु स्त्रावण की क्रिया देखोगे ना, बिंदु स्त्रावण ये क्या है, प्रातःकाल और रात्रि के समय ये क्रिया चलती है। और ये हाइड्रो जलरंध्र होते हैं ना 24 घंटे ओपन रहते हैं, इनको याद रखना, कभी भी क्लोज नहीं होते हैं।
24 घंटे ओपन रहते हैं जल रंध्र। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जल रंध्र कौन से ऐसे रंध्र हैं 24 घंटे ओपन रहते हैं, तो वो अपने से पूछ सकता है। तो इसलिए जो हाइड्रोथॉट्स होते हैं या जल रंध्र होते हैं 24 घंटे ओपन रहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, खनिज लवणों की हानि होती रहती है, इसलिए पूछ रहे शुगर और साल्ट की हानि होती है। तो गटेशन यानी बिंदु स्त्रावण में जो है शुगर और साल्ट की हानि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि गटेशन होने का कारण। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, बिंदु स्त्रावण होने का कारण क्या है, रीजन क्या है भाई गटेशन होने का। इम्बाइबेशन यानी अधिशोषण, या परासरण जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, या मूलदाब जिसको रूट प्रेशर बोलते हैं, या वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपेरेंट, किसके कारण जो है गटेशन की क्रिया होती है। तो आपको पता है कि गटेशन क्रिया बिंदु स्त्रावण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट प्रेशर यानी मूलदाब। मूलदाब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि आपको पता है गटेशन की क्रिया ही कहाँ से स्टार्ट होती है, मूलदाब से ही। मूलदाब से क्यों होती है भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब गटेशन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में क्या होता है कि यानी अवशोषण क्या होता है, जल का अवशोषण बिंदु स्त्रावण क्रिया कब होती है, कब होती है, तब होती है जब वाष्प उत्सर्जन की क्या होती है क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया ज्यादा हो रही होती है और क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपेरेंट की क्रिया कम होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि रूट प्रेशर जो आपका होता है ये बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है ना। ये क्या होता है गटेशन में, सबसे गटेशन कब होता है, गटेशन तब होता है जब जल का अवशोषण अधिक होता है और वाष्प उत्सर्जन कम होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि रूट प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए बिंदु स्त्रावण यानी गटेशन की क्रिया होती है। तो इसलिए याद रखना रूट प्रेशर यानी गटेशन होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, मूल दाब का बढ़ जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना है ना। और अधिशोषण तो आपको पता है एक प्रकार की जो है फिजिकल आप रिएक्शन बोल सकते हैं, यानी भौतिक अभिक्रिया, आप भौतिक क्रिया बोल सकते हो। अधिशोषण एक प्रकार की कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट। ये अधिशोषण या इम्बाइबेशन एक प्रकार जब आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे क्या होता है अपने गेट उतने फूल जाते हैं, वो क्यों फूल जाते हैं, वो अधिशोषण यानी इम्बाइबेशन के कारण ही फूल जाते हैं, उसको ही अपन जो है अधिशोषण बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 का आपको करेक्ट आंसर अगर बोले तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है कि मालिन्य के समय यानी मालिन्य बिल्डिंग, ठीक है, मालिन्य के समय मृदा में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं। मालिन्य आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक स्थायी मालिन्य और एक अस्थायी मालिन्य, यानी परमानेंट बिल्डिंग और नॉन परमानेंट बिल्डिंग, ये दो प्रकार की बिल्डिंग होती है। तो जो स्थायी बिल्डिंग होती है इसमें क्या होता है कि पौधा एक बार अगर मर गया तो दोबारा पौधा पैदा जो है खड़ा नहीं होता। आप दोपहर के टाइम पे देखते होंगे ना, जो पौधे मुरझा जाते हैं उनमें अगर पानी डालो तो शाम को टाइम अगर वो उग जाते हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं, अस्थायी बिल्डिंग बोलते हैं। अगर नहीं मर जाते हैं उनको पानी भी डालते रहो कुछ भी करते हो वो तो मर ही जाते, तो वो स्थायी बिल्डिंग होती है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछ रहा है कि बिल्डिंग के समय मृदा में पाई जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मालिन्य गुणांक, यानी बिल्डिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी मालिन्य गुणांक बोलते हैं। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते, क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि पत्तियों में दो मुख्य कार्य होते हैं, यानी लीव्स हैव अ टू मेन फंक्शन। पत्तियों के सबसे दो इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाना, सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमपीपीएटी के हिसाब से, है ना। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं भाई लीव्स के, वाष्प उत्सर्जन श्वसन यानी ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन, या फिर आपका रेस्पिरेशन या डाइजेशन, ठीक है। या ऑप्शन नंबर सी आपका बोल रहा है कि फोटोसिंथेटिक्स या जो है रेस्पिरेशन, या जो है आपको ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि फोटोसिंथेटिक्स या ट्रांसपेरेंट यानी प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्प उत्सर्जन। तो पत्तियां किस हिसाब से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी है, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी फोटोसिंथेटिक्स और जो है ट्रांसपेरेंट इन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा और वाष्प उत्सर्जन होगा, इनके लिए पत्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोल रहा है कि भाई वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक आश्रित होती है, द रेट ऑफ ट्रांसपेरेंट इज मोर डिपेंडेंट। तो वाष्प उत्सर्जन की दर कब भाई किस पे दर अधिक आश्रित होती है, किस पे अधिक आश्रित होती है वाष्प उत्सर्जन की दर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बोल रहा है रंध्रों की फ्रीक्वेंसी या रंध्रों की स्थिति, यानी स्टोमेटा की स्थिति यानी उनकी कंडीशन क्या है, या रंध्रों की अवस्था यानी स्टेज ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्रों की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, और उपरोक्त में से सभी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों
बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक आश्रित होती है, वो किस पर होती है? तो वो अधिक आश्रित होती है रंध्रों की स्थिति पर। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना। रंध्रों की स्थिति पर जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है? बाष्पोत्सर्जन की दर। क्वेश्चन नंबर 18 की साइड से, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 आपका बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक मंद बाष्पोत्सर्जन किस समय होता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक मंद बाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपेरेंट की क्रिया है वो किस टाइम पे सबसे कम होती है ना? इट वाज टाइम इज द मोस्ट स्लो ट्रांसपिरेशन इन समर। तो कब होती है भाई बाष्पोत्सर्जन की सबसे कम क्रिया, यानी मंद क्रिया? तो आपको पता है कि जब उस दोपहर के टाइम पे आपको पता है कि भाई क्या हो, दोपहर के टाइम पे जो बाष्पोत्सर्जन की सबसे क्रिया कम होती है, क्योंकि प्रकाश का जो है उस टाइम पे हाई रहता है ना बास, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है। जितना ज़्यादा जो है प्रकाश जो है उपस्थित रहेगा दोपहर के टाइम पे, आपको पता है पौधे जो है भोजन बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है प्रकाश अधिक रहता है। तो भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे बिजी रहते हैं, इसलिए जो है क्या होता है कि ट्रांसपेरेंस जो की क्रिया, जिन बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो दोपहर के टाइम पे बहुत ही कम होती है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका करेक्ट आंसर है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 बोल रहा है किस पादप द्वारा अवशोषण किए गए जल का कितने प्रतिशत बाष्पोत्सर्जन में निकलता है? यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय अ प्लांट रिलीज ऑन ट्रांसपिरेशन। किस पादप द्वारा यानी किस पौधे द्वारा बाष्पोत्सर्जन किए गए जल का कितने प्रतिशत बाष्पोत्सर्जन निकलता है? तो आपको पता है कि पौधे भाई सिर्फ 1% जल का उपयोग करते हैं बाष्पोत्सर्जन में। आपको पता है ट्रांसपेरेंट में 99% जल की हानि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है, सिर्फ 1% जल को ही पौधे ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाष्पोत्सर्जन में सिर्फ कितने % जल की हानि होती है? तो 99% जल की हानि होती है, सिर्फ 1% ही पौधे उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि बाष्पोत्सर्जन का मुख्य काम क्या है, यानी जो है द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। नहीं, बात रंध्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई? बाष्पोत्सर्जन करना या बिंदु स्त्रावण करना या गैसों का विनिमय करना या रसारोहण करना यानी ब्लीडिंग करना। तो क्या भाई इंपॉर्टेंट काम है भाई बात रंध्र का? तो बात रंध्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है गैसों का विनिमय यानी गैसों का एक्सचेंज करना। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। आपको पता है जब तक गैसों का एक्सचेंज होगा तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। तो बात रंध्र के द्वारा क्या होती है? गैसों की विनिमय होती है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भाई, कौन कौन सी चीजें आप इनमें कंफ्यूज होंगे, रंध्र में, बात रंध्र में और जो है जल रंध्र में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। बात रंध्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? गैसों का विनिमय। जल रंध्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बिंदु स्त्रावण गटेशन को करना, ठीक है। और रंध्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कि बाष्पोत्सर्जन करना। इन चीजों को अपनों को याद रखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बाष्पोत्सर्जन के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है? तो मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया था कि बाष्पोत्सर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक माना जाता है, फैक्टर माना जाता है, वो आर्द्रता माना जाता है, ह्यूमिडिटी। इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो मैंने आज ही मैंने कम्युनिटी टैब में जो है इस क्वेश्चन को पोस्ट किया है। इस क्वेश्चन का जो है अभी तक मैंने देखा कि बहुत से जो है स्टूडेंट्स ने बहुत ही गलत आंसर दिया है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा कि बाष्पोत्सर्जन की सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वो माना जाता है आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी बाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन से रंग में, कई बार पूछा होगा कि जो है बाष्पोत्सर्जन के सबसे महत्वपूर्ण रंग कौन सा माना जाता है, यानी जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कौन से कलर में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है फोटोसिंथेटिक्स की क्रिया लाल रंग में होती है सबसे ज़्यादा। अगर लाल प्रकाश हमको फोटोसिंथेटिक्स में दिखता है तो क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक्स ज़्यादा होता है, इसलिए बाष्पोत्सर्जन कौन से कलर में सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखना ब्लू, यानी नीला जो आपका कलर होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है? ब्लू कलर में, नीले कलर में। आपको पता है नीले कलर में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नीले के बाद कौन सा कलर आता है? नीले के बाद हरे रंग का कलर आपकी ग्रीन कलर आता है। ग्रीन के बाद जो आपका रेड कलर आता है सबसे लास्ट में। यानी आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे कम कौन से प्रकाश में होती है? तो याद रखना रेड प्रकाश में सबसे कम बाष्पोत्सर्जन होता है, जबकि सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन आपका नीले रंग के यानी ब्लू रंग के प्रकाश में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आपको बताया मेरा क्वेश्चन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 है कि जलरंध्र होते हैं। देखिए मैंने आपको वही क्वेश्चन पूछा, जलरंध्र हाइड्रोथॉट्स
है ना। तो हाइड्रोथोरस आपको पता है बिंदु स्त्रावन होता है इसके द्वारा। तो यही पूछा है कि जलरंध्र होते हैं जो क्या करते हैं, रात्रि में सदैव बंद रहते हैं, यानी ऑलवेज नाइट क्लोज, या जो है ऑलवेज डे ओपन, यानी पूरे दिन ओपन रहते हैं, या सदैव खुले रहते हैं, या ऑलवेज ओपन, या जो है उच्च बाष्पोत्सर्जन अवस्था में खुले रहते हैं। जब बाष्पोत्सर्जन अधिक हो रहा होता है या उस टाइम पे खुले होते हैं। किस टाइम पे जो है जलरंध्र खुले होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बिंदु स्त्रावन में जो जलरंध्र होते हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं, ये 24 घंटे ओपन रहते हैं। ये क्रिया मैंने आपको जस्ट शायद चौथे या 5वें नंबर क्वेश्चन में ये चीज बताई थी। तो याद रखना हाइड्रोथोरस हमेशा सदैव खुले रहते हैं, ये कभी भी बंद नहीं होते हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार डाला है। तो जलरंध्र की जो क्रिया होती है ये क्या जो है विघटन की जो क्रिया होती है जो है जलरंध्र के कारण ही होती है, और सदैव जो है जलरंध्र हम ऑलवेज ओपन रहते हैं। याद रखना सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोल रहा है कि रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसको भी याद रखना भाई, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं भाई, सीधी सी बात है। रक्षक कोशिकाएं कहाँ मिलेंगी, रक्षक कोशिकाएं सीधी सी बात है स्टोमेटा में मिलेगी। गार्ड सेल कहाँ मिलेगी, मैंने जब से यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि रक्षक कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं दोनों कहाँ पाई जाती हैं, तो स्टोमेटा यानी रंध्र में दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने आपको जो है एक बना के ही बताया था डायग्राम कि क्या होता है कि अंदर की तरफ जो है रक्षक कोशिकाएं और बाहर की तरफ जो है सहायक कोशिकाएं यानी सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं। तो हमेशा याद रखना रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षक कोशिकाएं किस में मिलती है, अपने को स्टोमेटा में मिलती है। रूट टिप का आपको पता है, रूट टिप का मतलब जो है जड़ का सीड्स, जड़ का सीड्स का आपको पता है कि जड़ की रक्षा प्रदान करता है रूट टिप को, और कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज को अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि अधिक जल हानि होती है। तो जल की अधिक हानि कहाँ से होती है भाई, किसके द्वारा जो है जल की अधिक हानि होती है, पृष्ठधारी पत्ती की निचली सतह के द्वारा, यानी डोर्सल लीफ लो सरफेस, लोअर सरफेस। तो यानी पृष्ठधारी जो पत्ती होती है, तो पृष्ठधारी पत्ती में क्या होता है कि लोअर सरफेस के द्वारा जल की अधिकतम हानि होती है, या पृष्ठधारी पत्ती की ऊपरी सरफेस यानी अपर सरफेस के द्वारा, या जो है दोनों सतह से इक्वल यानी बराबर जो है क्या होता है जल की हानि होती है, या कोई जल की हानि नहीं होती। तो याद रखना अधिक जल की हानि वो पत्ती की निचली सतह से होती है, यानी डोर्सल लीफ लोअर सरफेस। याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पोटामोजिटोन प्रकार के स्टोमेटा, पोटामोजिटोन प्रकार के स्टोमेटा, ये लिखा हुआ स्टोमेटा पोटामोजिटोन 8 टाइप। तो ये पोटामोजिटोन जो स्टोमेटा होते हैं तो इनके अंदर क्या होते हैं कि रंध्र कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, सक्रिय अवस्था में, या अधिक सक्रिय अवस्था में, या निष्क्रिय अवस्था में, यानी इनएक्टिव स्टोमेटा या जौ के समान स्टोमेटा। तो कैसे स्टोमेटा जो अपने को पोटामोजिटोन प्रकार के स्टोमेटा में मिलते हैं, तो इसको याद रखना हमेशा। पोटामोजिटोन प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं पाए जाते हैं, या रंध्र होंगे तो वो कैसे इनएक्टिव स्टोमेटा में होंगे। हमेशा याद रखना इनके अंदर या तो ये जो पोटामोजिटोन प्रकार के रंध्र होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो ये जो जल के अंदर पौधे होते हैं, जल निमग्न पौधे, इनके बारे में आपने सुना होगा। जल के अंदर समुद्री पौधे बहुत सारे होते हैं, तो जल निमग्न जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, पोटामोजिटोन प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, यानी उनमें किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं पाए जाते हैं। और अगर रंध्र होंगे तो वो निष्क्रिय अवस्था में होती है, यानी इनएक्टिव स्टोमेटा के रूप में होंगे। इनको याद रखना। बस उनमें क्या होता है कि गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान तो चाहिए है, तो गैसों का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होता है, विसरण यानी डिफ्यूजन की सहायता से उनमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो जल के अंदर पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन यानी विसरण की सहायता से उनमें जल का आदान प्रदान होता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है अपने लिए कि निम्न में से किस पौधे के गतिक धसे हुए पर्णरंध्र पाए जाते हैं। ये धसे हुए जो पर्णरंध्र होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं भाई, कौन से पौधे के अंदर धसे हुए पर्णरंध्र पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना कि धसे हुए जो पर्णरंध्र होते हैं वो नीरियम कनेर में पाए जाते हैं। कनेर का पौधा आपने देखा हो, कनेर का पौधा आपने देखा होगा, उसमें पीले रंग का पुष्प पाया जाता है कनेर में। तो ये याद रखना उसमें कैसे होते हैं, हमेशा जो है धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि वृक्ष के लिए अधिकतम हानिकारक क्या है भाई, व्हाट इज द मोस्ट हार्मफुल
टू द ट्री। तो पौधे के लिए सबसे हानिकारक क्या है भाई कि अधिक शाखाओं की क्षति, यानी शाखाएं पूरी टूट जाएं, वो उससे दिक्कत आएगी पौधे को, या सभी पत्तियों की क्षति, लॉस ऑफ ऑल लीफ यानी संपूर्ण छाल की क्षति या आधी पत्तियों की क्षति। तो क्या हानिकारक है भाई एक पौधे के लिए? तो पौधे के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है संपूर्ण छाल की क्षति। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि रंध्रों के खुलने का आधारभूत कारण क्या है? रंध्रों के खुलने का द बेसिस रीजन ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। तो आपको पता है रंध्रों के खुलने का सबसे महत्वपूर्ण आपका कारक है वो है अंतःपराशरण यानी एंडोसिस की क्रिया। एंडोसिस की क्रिया के कारण ही क्या होते हैं? रंध्र ओपन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है आपका बी करेक्ट आंसर है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 के साइड चले तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि यदि एक छोटे कण को स्टोमेटा के छिद्र में डालें, तो स्टोमेटा रंध्र के छिद्र में डालें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्टोमेटा क्या होगा? इज अ स्मॉल पार्टिकल इज इंसर्टेड इनटू द होल ऑफ स्टोमेटा देन, यानी एक स्टोमेटा के छिद्र में अगर छोटे से अपन कण को डालेंगे एक दूरबीन से यानी जो माइक्रोस्कोप से देखकर एक कण को अपन डालेंगे उसमें, तो क्या होगा भाई? ये जमीन पर गिर जाएगा, या वह निचली बाह्य त्वचा में चिपका रह जाएगा, या मीजोफिल की कोशिकाओं में रहेगा, या वह संवहन ऊतक में रहेगा। तो हमेशा याद रखना अगर उस कण को अपन डालेंगे तो वह हमेशा मीजोफिल की कोशिकाओं में रहेगा, यानी सी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बाष्पोत्सर्जन का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एवापोरेशन या बाष्प उत्सर्जन। तो कौन जो है बाष्प उत्सर्जन का प्रकार नहीं? आपको पता है बाष्प उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के जो है बाष्प उत्सर्जन, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं बाष्प उत्सर्जन, पर 3 टाइप्स के जो है सबसे ज्यादा जो है अपन सबसे ज्यादा उन्हीं को ही मान्यता देते हैं। 3 टाइप से कौन कौन से? एक तो आपका रंध्रीय बाष्प उत्सर्जन जिसको अपन स्टोमेटल बाष्प उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका है जो क्यूटिकुलर मतलब उपत्वचीय बाष्प उत्सर्जन, इसको उपत्वचीय बाष्प उत्सर्जन बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो ऑप्शन 3 है ये है लेंटिकुलर का हिंदी मतलब होता है बात रंध्रीय, इसको याद रखना, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे बात रंध्रीय बाष्प उत्सर्जन। तो ये अपने 3 टाइप्स होते हैं बाष्प उत्सर्जन के, बात रंध्रीय। और ऑप्शन नंबर डी पे है एंडोडर्मल बाष्पोत्सर्जन। तो इसके बारे में आपने जनरली एंडोडर्मल बाष्पोत्सर्जन के बारे में नहीं सुना है, इसलिए जो है निम्न में से कौन सा बाष्पोत्सर्जन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बाष्पोत्सर्जन का प्रकार नहीं है, एंडोडर्मल ट्रांसपिरेशन, ये बाष्पोत्सर्जन का प्रकार नहीं। बाकी सारे जो है अपने बाष्पोत्सर्जन के प्रकार हैं तीनों, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, है ना। तो आप इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखें, स्टोमेटल का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि ये कुल बाष्पोत्सर्जन का 80% यानी 80% कौन सा बाष्पोत्सर्जन होता है? स्टोमेटल या रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ये टोटल अगर 100% बाष्पोत्सर्जन होता है तो उसमें से 80% जो है जल की हानि इसी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? स्टोमेटल रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है क्यूटिकुलर बाष्पोत्सर्जन यानी उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। तो ये जो बाष्पोत्सर्जन होता है ये पौधे के नए भागों से होता है, इसको याद रखना, कई बार पूछा है। पौधे के नए भागों या जैसे फल, फूल, पत्ती, तने, इसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन अगर होता है तो उस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन को अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर यानी उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और ये कुल बाष्पोत्सर्जन का कितने परसेंट होता है? तो याद रखना कुल बाष्पोत्सर्जन का अपना 9%, यानी कुल बाष्पोत्सर्जन का 9% जल की हानि क्यूटिकुलर बाष्पोत्सर्जन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंटिकुलर की, तो लेंटिकुलर को भी अपने को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेंटिकुलर का मतलब जो है ये पौधों के काष्ठीय भाग, जो पौधे के काष्ठीय भाग होते हैं, बूढ़ी हार्ड कठोर भाग होते हैं, ठीक है। तो पौधे के काष्ठीय भागों में कौन सा बाष्पोत्सर्जन? तो वो होता है लेंटिकुलर। याद रखना ये कुल बाष्पोत्सर्जन का 0.1 से 1% जो है कौन सा बाष्पोत्सर्जन होता है? लेंटिकुलर बाष्पोत्सर्जन होता है। ये अपने को इंपॉर्टेंट रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 आप ये देख सकते हैं कि किस क्रिया के द्वारा वायुमंडल ताप का संतुलन बना रहता है भाई, यानी जो एटमॉस्फेयर है इसका जो है मेंटेनेंस बना रहता है, यानी संतुलन बना रहता है। किसके द्वारा भाई संतुलन बना रहता है? बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, या फोटोसिंथेटिक्स के द्वारा, या फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा। किसके द्वारा जो है वायुमंडल का संतुलन बना रहता है? तो याद रखना वायुमंडल का संतुलन जो है बाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपेरेंट के द्वारा बना रहता है। आपको पता है जल की बाष्प के रूप में हानि, फिर जल का वो ये जैव प्रक्रम चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वायुमंडल का संतुलन किससे बना रहता है? बाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपेरेंट से वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा के रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई।
अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार लगाएं, और इस क्वेश्चन को ना हो तो लिख लो, इस क्वेश्चन को तो अपने को याद ही रखना है भाई, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मूल दाब सर्वाधिक होता है, यानी रूट प्रेशर कब भाई सर्वाधिक होता है भाई, द ओरिजिनल रूट प्रेशर ग्रेटेस्ट, यानी जो है रूट प्रेशर कब सर्वाधिक होता है, कब सबसे ज्यादा हाई होता है रूट प्रेशर, तो आपको पता है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ऑप्शन ए आपका बोल रहा है कि बाष्प उत्सर्जन अधिक होता है, यानी जो ट्रांसपेरेंट है वो अधिक होता है, या जो है अवशोषण जो है कम होता है, तब जो है मूल दाब अधिक होता है। जी बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा है नहीं। बाष्प उत्सर्जन कम होता है यानी ट्रांसपेरेंट कम होता है और अवशोषण अधिक होता है। तो आपको पता है भाई ये टर्म कहाँ पढ़ा था आपने, गट्टेशन यानी बिंदु स्त्रावण में जो है ये टर्म पढ़ा था कि जब ट्रांसपेरेंट यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और अवशोषण की क्रिया अधिक होती है, स्थिति में क्या होता है कि मूल दाब बढ़ जाता है। आपको पता है मूल दाब के बढ़ने से तो बिंदु स्त्रावण की क्रिया होती है, तो क्या होता है कि मूल दाब यानी रूट प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बिंदु स्त्रावण अपन कहते हैं। तो बिंदु स्त्रावण ये पूछ रहा है कि मूल दाब सर्वाधिक होता है, तो सीधी सी बात है मूल दाब कब सर्वाधिक होता है, जब ट्रांसपेरेंट कम होता है और अवशोषण जल की अधिक होता है, जल का, तो उस स्थिति में क्या होता है कि रूट प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसको याद रखना, अपना क्वेश्चन नंबर 32 का बी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारतीय पादप कार्यकी के जनक है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोफिजियोलॉजी। तो आपको पता है भाई भारत में जो इंडियन फिजियोलॉजी का जनक कौन है, आपको पता है जेसी बॉस को जो है इंडियन फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी जगदीश चंद्र बोस जो आपके वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, ये भौतिक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, इन्होंने वनस्पति शास्त्र में भी अच्छे खासे जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये दोस्तों जो है अपने भारतीय प्लांट फिजियोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ठीक है। स्टीफन हेल्स के बारे में तो आपको पता है कि जो वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स है ये तो जो पूरे वर्ल्ड में जो है किसके प्लांट फिजियोलॉजी के फादर माने जाते हैं, जबकि इंडिया में जेसी बॉस माने जाते हैं। और अगर हम बात करें इंडियन हाउस नाम के साइंटिस्ट, तो इंडियन हाउस के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने क्या लाइट और जो है फोटोसिंथेटिक्स में, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में लाइट और ग्रीन प्रकाश के महत्व को बताया था। ये कभी भी पूछ सकते हैं अपने से, ठीक है। लाइट में प्रकाश संश्लेषण में लाइट और ग्रीन यानी हरे रंग का महत्व किसने बताया था, तो याद रखना इंडियन हाउस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में लाइट और ग्रीन रंग के महत्व को बताया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हिल्स के बारे में आपको पता है कि रॉबर्ट हिल्स ने जो है हिल रिएक्शन दी थी, आपको पता है हिल रिएक्शन, है ना। तो इन्होंने कौन सी रिएक्शन दी थी, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन का मतलब होता है जो है किसका मतलब, हिल रिएक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाशक अभिक्रिया की खोज जो है रॉबर्ट हिल्स ने ही की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हिल्स ने। यह भी अपने से पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस की प्रकाशिक अभिक्रिया यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हिल्स ने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की साइड चले तो क्वेश्चन नंबर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेसिक क्वेश्चन है ये तो, कि विसरण की सबसे अधिक दर होती है, द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड या नॉन ऑफ दिस। तो गैस जो है विसरण या डिफ्यूजन की सबसे अधिक दर होती है गैस में, याद रखना। गैस के बाद लिक्विड में, लिक्विड के बाद सॉलिड में। तो ये चीज अपने को तीनों याद रखने हैं। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, विसरण का मतलब है, ठीक है। कई बार परिभाषा भी अपने से पूछ लेते हैं। और जो है विसरण भाई सबसे इंपॉर्टेंट कम माना जाता है भाई, विसरण जो है गैसों के आदान प्रदान यानी जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है विसरण। इसको याद रखना। आपको पता है कि आपने पढ़ा था पोटामोजिटो, जो जल निमग्न पौधे हैं उन्हें विसरण की जो जल का आदान प्रदान होता है वो विसरण की सहायता से ही होता है, इसलिए गैस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपेरेंट यानी बाष्पोत्सर्जन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है विसरण, तो इनके कुछ महत्व होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 35 की, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोल रहा है कि परासरण दाब को मापा जाता है, यानी ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है इसको किससे जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मोनोमीटर, ऑस्मोमीटर, पोटोमीटर या पोरोमीटर, तो किसके द्वारा जो है मेजरमेंट किया जाता है परासरण दाब का, तो आपको पता है कि मोनोमीटर से किसको मापा जाता है, ये तो जनरल चीज है। मोनोमीटर से मापा जाता है रूट प्रेशर को। लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रूट प्रेशर को किससे नापते हैं, तो रूट प्रेशर को, मूल दाब को मोनोमीटर से मापते हैं। और ऑस्मोमीटर से अपन क्या नापते हैं, ऑस्मोमीटर से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब मापते हैं। और पोटोमीटर, तो पोटोमीटर से याद रखना अपन बाष्पोत्सर्जन, आपने सुना हो गैनान पोटोमीटर, तो इससे जो है अपन क्या ट्रांसपेरेंट यानी बाष्पोत्सर्जन की दर मापते हैं। और जो आपका पोरोमीटर है, तो पोरोमीटर से आपको पता है रंध्रों की संख्या यानी जो स्टोमेटा का क्षेत्र ज्ञात करते हैं,
ठीक है, रंध्रों की संख्या ज्ञात करते हैं, रंध्रों का क्षेत्र ज्ञात करते हैं, कितने क्षेत्र में जो है रंध्र पत्ती पे पाए जाते हैं। आपको पता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में, ये तो आपको इंपॉर्टेंट बात है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में लगभग 10,000 रंध्र पाए जाते हैं। याद रखना, ये पत्ती में अगर पत्ती 1 वर्ग सेंटीमीटर की है तो उसके समथिंग उसमें 10,000 रंध्र मिलेंगे अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, रूट प्रेशर आपको पता है, पराशरण दाब क्या काम करता है, तो पराशरण दाब जो है ऑस्मोमीटर से मापा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम चार्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बोला 36, अधिशोषण यानी इम्बाइबेशन या अवशोषण एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अधिशोषण एक प्रक्रिया है, तो अधिशोषण भाई कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है या जैविक प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अधिशोषण जो है एक प्रकार की कैसी क्रिया है, भौतिक अभिक्रिया यानी फिजिकल रिएक्शन है। याद रखना, भौतिक एक प्रकार की कैसी है, फिजिकल रिएक्शन है। और अधिशोषण की कई बार ये पूछा होगा, जैसे बात आपने सुना ना, विसरण की दर सबसे ज्यादा गैस में होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि अधिशोषण यानी जो इम्बाइबेशन होता है या ऑब्जर्प्शन होता है, तो यानी अधिशोषण की सबसे ज्यादा दर किसमें होती है, रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है, अवशोषण का। तो याद रखना, आगर करके आगर जिससे एक आगर के बारे में आपने सुना होगा, तो आगर में क्या होता है कि भाई जो है सबसे ज्यादा रेट ऑफ होता है अवशोषण करने का। आगर के बाद पेक्टिन होता है, पेक्टिन के बाद आपका प्रोटीन होता है ना। तो ये कुछ होते हैं जिनमें क्या होता है कि अब्जॉर्ब करने की पावर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो याद रखना, कभी ये पूछ सकता है कि अधिशोषण एक प्रकार का क्या है, तो अधिशोषण एक प्रकार की भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। वैसे आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन एक कैसी क्रिया है और बाष्पीकरण कैसी क्रिया है, कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनको भी अपने को याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 37 ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगाई। क्वेश्चन आप में शायद मेरे हिसाब से बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि यूकेलिप्टस का पौधा कौन से जल को ग्रहण करता है, विच वाज डज अ यूकेलिप्टस प्लांट रिसीव, यानी यूकेलिप्टस का प्लांट होता है कौन से जल को ग्रहण करता है। आपको पता है 3 प्रकार के जल होते हैं, केशीय जल, आर्द्रताग्राही जल और गुरुत्वीय जल, है ना। ये तीनों प्रकार के जल होते हैं। तो कौन से जल को जो है यूकेलिप्टस का प्लांट जो होता है ग्रहण करता है, ठीक है। तो यूकेलिप्टस आपको पता है कि जनरली जो है यूकेलिप्टस का पौधा गुरुत्वीय जल को ग्रहण करता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ग्रेविटेशनल वाटर को सबसे ज्यादा यूज करता है, कौन करता है, जबकि आपको पता है गुरुत्वीय जल कभी प्राप्त नहीं होता है, बट इसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाते हैं यूकेलिप्टस की कि ये गुरुत्वीय जल को, ग्रेविटेशनल वाटर को ग्रहण करता है ना। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी यूकेलिप्टस का पौधा कौन से जल को ग्रहण करता है, तो याद रखना गुरुत्वीय जल को ग्रहण करता है। आपको पता है जनरली अपने को ये दोनों जल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अपने को जल जो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट माना था वो माना था कैपिलरी वाटर। आपको पता है ये जो 1/15 वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अपने को ये प्राप्त होता है, कौन सा जल, केशीय जल। 1/15 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने वायुमंडलीय दाब पर अपने को कौन सा जल प्राप्त होता है, तो केशीय जल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। बट जो गुरुत्वीय जल होता है ये अपने दोनों आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, ये दोनों पौधों को नहीं मिलते, बट यूकेलिप्टस एक इकलौता ऐसा पौधा है जो गुरुत्वीय जल को ग्रहण करता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको जो है क्वेश्चन इस सेशन में रखा था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी जो ट्रांसपेरेंट यानी वाष्पोत्सर्जन जो कर्षण बल सिद्धांत नहीं, फोर्स प्रिंसिपल है, जो ट्रांसपिरेशन फोर्स प्रिंसिपल है, ये किसने गिवन दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो कर्टिस का तो आपको पता है, डिक्सन, जॉली, स्टीवर्ट और वॉन नेल। तो कर्टिस का तो आपको भाई मैंने शुरुआत में इनके कर्टिस के बारे में बताई, कर्टिस ने क्या बोला, कर्टिस ने बोला था भाई वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, तो कर्टिस तो अपने जो है हो नहीं सकते, ठीक है। डिक्सन जॉली, बिल्कुल भाई, डिक्सन जॉली ने जो है वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत दिया था, यानी इन्होंने कहा था कि भाई जमीन से पौधे में 230 मीटर की ऊंचाई तक जो है जल जा सकता है, वो किसके द्वारा जा सकता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत के द्वारा। तो ये सिद्धांत जो है डिक्सन और जॉली ने दिया था, बहुत ही फेमस सिद्धांत हुआ था इनका भाई डिक्सन। बाकी सिद्धांत तो बहुत सारे दिए हुए थे, बट डिक्सन और जॉली का जो सिद्धांत था वो सर्वमान्य सिद्धांत था भाई। कौन सा सिद्धांत, डिक्सन और जॉली का वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत, इसको याद रखना। स्टीवर्ट आपको पता है इन्होंने बोला था वाष्पोत्सर्जन एक ना नकारे जाने वाली बुराई है। और वॉन नेल का तो आपको पता है, वॉन नेल ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, स्टार लगा ले भाई, वॉन नेल का कई बार पूछा हुआ है। तो वॉन नेल ने क्या बोला था, तो वॉन नेल ने बोला था कि प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली, जो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है जो गैस निकलती है ऑक्सीजन, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है ना, तो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन निकलती है। आपको पता है पौधे क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जब चलता है तो क्या करते हैं, वो CO2 वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 निकालते हैं। तो इसलिए उन्होंने
में बोला था, वॉन नेल नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि जब जो प्रकाश संश्लेषण में जो O2 निकलती है, वो O2 कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो जल से आती है। याद रखना, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी वॉन नेल ने कि जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो गैस आती है ऑक्सीजन, वो कहाँ से आती है, वो जल से आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम चाहते हैं तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया सर्वाधिक कौन से रंग में होती है? कौन से रंग में भाई सबसे ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे ज्यादा कौन से रंग में होती है। जैसे इस क्वेश्चन को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद, कि जो है बाष्पोत्सर्जन क्रिया आपको पता है सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे ज्यादा होती है अपने नीले रंग में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नीले के बाद जो आपकी हरे रंग में, हरे के बाद जो आपकी लाल रंग में। तो इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रम है, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि अपन प्रकाश संश्लेषण के चक्कर में अपन क्या करते हैं कि लाल रंग को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि बाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपेरेंट की क्रिया होती है वो लाल रंग में सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है ब्लू रंग में। आपको पता है जब रंग जब आसमानी होता है और धूप बहुत कम निकली होती है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इसलिए नीले रंग को जो है बाष्पोत्सर्जन का सबसे मुख्य केंद्र माना गया है। तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया सर्वाधिक कौन से रंग में होती है? ब्लू रंग में होती है। डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 40 की साइड चले तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 बोल रहा है कि स्टोमेटा की स्थिति और आवृत्ति ज्ञात की जाती है। द पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटा कैन बी फाउंड। तो स्टोमेटा की स्थिति को ज्ञात करना और आवृत्ति को ज्ञात करने के इस क्वेश्चन पे स्टार लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अपने लिए, है ना। एमपीपीएटी में ये क्वेश्चन अब भी एक भी बार नहीं आया, तो ये क्वेश्चन देखो आने की चांसेस है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टोमेटा की स्थिति और आवृत्ति की ज्ञात की जा सकती है। स्टोमेटा और आवृत्ति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जल की हानि के द्वारा, या कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विधि द्वारा, या पोटोमीटर द्वारा, या पोरोमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा जो है जनरली स्टोमेटा की स्थिति और आवृत्ति को पता किया? तो आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विधि द्वारा। इसको याद रखना, बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। वैसे अगर आपको थ्योरी पे याद होगी ना तो जनरली क्वेश्चन बन जाएंगे अपने से। भाई अपने को पोटोमीटर पोरोमीटर के बारे में पता ही है, जल की हानि ज्ञात करने के लिए अपने को पता ही है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विधि जो है क्या होती है? स्टोमेटा की स्थिति और आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर लास्ट सेशन के क्वेश्चन की हम बात करें कि लेंटिकुलर बाष्पोत्सर्जन होता है। तो लेंटिकुलर मैंने आपको बताया था ना, लेंटिकुलर का मतलब क्या होता है? तो लेंटिकुलर का जो मतलब होता है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, इसको याद रखना। लेंटिकुलर का मतलब होता है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। तो कहाँ पे होता है ये? तो इसको आपको पता है, लेंटिकुलर जो बाष्पोत्सर्जन होता है ये काष्ठीय भागों में होता है। मैंने आपको बताया था ना 0.1 से 1% जल की हानि इसी की लेंटिकुलर के द्वारा होती है। तो ये काष्ठीय भागों में होता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की सीरीज थी जो मैंने आपको पूरी सॉल्व करवा दी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका आपका टाइम देने के लिए। बट दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इनको सब चीज़ों को याद रख लेना, है ना। और ये फालतू चीज़ें तो मैं बता ही ना, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है फालतू चीज़ें बताते हैं, 1-2 मिनट ही देखते होंगे वीडियो को और कट कर देते होंगे, तो वो उनकी दिक्कत है। मेरा काम है डालना, मैं अपना काम करता रहूँगा। आप लोगों का काम है देखना, देखो, आपको नहीं देखना है मत देखो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, कि जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो सके। बाकी फिर आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।